माधव जी अभी आत्माराम सनातन धर्म महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं संस्कृत विभाग में। पूर्व में इन्होंने संस्कृत एवं प्राच्य विद्या अध्ययन संस्थान से प्रोफेसर गिरीशनाथ झा सर के सानिध्य में ही पीएचडी की है और इनकी पीएचडी एनोटेशन पर ही रही है। इनके कई शोध पत्र प्रकाशित हुए हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। इनकी जो एनोटेशन का जो वो था और जो टैगिंग का डेटा था वो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से प्रकाशित है। वो सर ने दिखाया भी था, आप सब देख चुके हैं। आज हम उनको सुनेंगे। मैं आमंत्रित करना चाहूंगा माधव गोपाल जी को कि वो अपना स्पीच दें। ओ थैंक यू देवेंद्र जी। मेरी आवाज सब तक आ रही है? उस कोने में भी आ रही है बराबर? वेरी गुड। वर्कशॉप ऑन मशीन ट्रांसलेशन, रिसोर्स क्रिएशन एंड मैन पावर ट्रेनिंग। इस वर्कशॉप के इस आखिरी चरण में आप सबका स्वागत है। मैं डॉक्टर माधव गोपाल हूँ, डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत ARSD कॉलेज, ARSD कॉलेज पार्ट ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी। और मैं जो बात करूंगा आपसे वो एनाफोर रेजोल्यूशन पे बात करूंगा, एनाफोर रेजोल्यूशन मशीन ट्रांसलेशन पे। तो सब लोग व्यवस्थित होकर के बैठ जाएं। आप लोग सुबह से बैठे हुए हो, थके भी, थकान भी लग रही होगी, काफी थोड़े से बोरिंग टाइप के लेक्चर्स भी हो रहे हैं। तो ये सब्जेक्ट ही ऐसा है कि इसमें थोड़ा सा माथा पच्ची ज्यादा करनी पड़ रही है, ठीक है। तो माथा पच्ची जिसमें ज्यादा होती है उसी में जॉब है, उसी में पैसा है ना जी। आप लोग कविता पढ़ करके तो जॉब कितने लोगों को मिलेगी? तो चलिए बात करते हैं। अच्छा, थोड़ा सा परिचय कर लें। सर्वेश जी आप बैठ जाइए भाई, 2 सर्टिफिकेट बना दो ना, इतनी क्या उसमें माथा पच्ची कर रहे हो? कोई एनाफोर रेजोल्यूशन थोड़ी कर रहे हो। बैठ जाइए। आप सब लोगों का स्वागत है, फौरन बैठ जाइए। अच्छा, आप लोग थोड़ा सा हाथ उठाइए, कितने लोग संस्कृत के हैं? फॉर्मली संस्कृत वाले हाथ उठाए। चलिए, संस्कृत की काफी बड़ी जमात है, बहुत खुशी हो रही है। तो हम संस्कृत के बारे में बात करेंगे। देखो, ये जो वर्कशॉप है इसमें 1.25 करोड़ रुपए पैसा आया है, सरकार ने दिया है ना। और उस पर जो है ये वर्कशॉप आयोजित है। अभी इस पे बहुत लोगों को रोजगार मिलेगा। तो मैं भी यहाँ पे JNU में था, 2007 में आया था और तब भी यहाँ पे बहुत सारे प्रोजेक्ट तब संस्कृत सेंटर था नाम इसका, उसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट चलते थे। तो मेरे पास JRF नहीं था इनिशियल डेज में, बाद में तो फिर मेरे 2 JRF हो गए संस्कृत में, लिंग्विस्टिक्स में। बस शुरू में नहीं थे तो मैं प्रोजेक्ट करता था, इसी टाइप का प्रोजेक्ट था। तो उस प्रोजेक्ट से आपको इतना पैसा मिल जाता है कि आपका JNU में खर्चा आराम से चल जाता है। तो ये जो 1.25 करोड़ की जो ये प्रोजेक्ट आई है यहाँ पर JNU में, ये आप लोगों के लिए, बहुतों के लिए ये एक बहुत बड़ा अवसर है। जिनके लिए भी कोई आर्थिक कोई चुनौती है वो लोग इस प्रोजेक्ट में काम कर सकते हैं। आई होप आप हिंदी है, मैथिली है, हिंदी आप सबको आती है तो कोई ना कोई काम आपको मिल जाएगा, उसमें आपको ये मिलेगा। तो आज हम थोड़ा सा इस सेशन को इंटरेक्टिव बनाएंगे और आपके लिए कैसे ये यूजफुल हो सकता है वो आपके लेवल पे जाकर के हम बात करेंगे। अच्छा, MA इन संस्कृत, MA के कितने स्टूडेंट्स हैं? अच्छा, और PhD के कितने हैं? PhD के MA वाले ज्यादा है, ठीक है। तो इसमें मैं जो बात करूंगा वो एनाफोर रेजोल्यूशन और उस एनाफोर क्या है, संस्कृत में इसकी क्या मुश्किलें हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो संस्कृत क्यों हम, व्हाई वी शुड इन्वेस्टिगेट संस्कृत? तो संस्कृत आर एनी लैंग्वेज, बेसिकली क्लासिकल लैंग्वेज, they are very much related with our culture. So language serves a key role in decoding a culture. तो अगर आप अपनी कल्चर को जानना चाहते हो, अपने को जानना चाहते हो, तो वी मस्ट स्टडी कल्चर। और इंडियन कल्चर जो हमारी पैन इंडियन कल्चर है वो संस्कृत में रूटेड है। तो संस्कृत को जानना पड़ेगा अगर आप अपनी कल्चर को जानना चाहते हो, ठीक है। और जो हमारी संस्कृत भाषा है वो देखो पूरे हिंदुइज्म की, बुद्धिज्म की, जैनिज्म की, इनकी है। और जो हमारा इंटेलेक्चुअल पूरा ये
लिटरेचर है, रिलीजियस है, स्पिरिचुअल जो लिटरेचर है वो भी सब संस्कृत में है। इसलिए इतनी सारी प्रॉपर्टी को, इतने सारे खजाना को अगर आप एक्सप्लोर करना चाहते हो तो संस्कृत आपको अवश्य पढ़ना चाहिए। और ट्रांसलेशन के मत्थे नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ट्रांसलेशन करने वाला इंसान ही तो रहा होगा, उससे बहुत सारी गलतियां हो सकती हैं, वो पूर्वाग्रह से किसी जो है वो बाइज्ड हो सकता है। इसलिए आपको फर्स्ट हैंड नॉलेज लेनी चाहिए। और संस्कृत सीखने के लिए यहाँ पे इतने सारे रिसोर्सेस हैं, टीचर्स हैं, संस्थाएं हैं, इसलिए उनका पूरा फायदा आपको उठाना चाहिए। तो संस्कृत ये सीखना चाहिए। दूसरी चीज, दुनिया के बहुत सारे लोग हैं जो संस्कृत नहीं सीख पाएंगे, उनके लिए संस्कृत से कैसे दूसरी लैंग्वेजेज में हमारे जो लिटरेचर है, हमारे जो मैसेज है, कैसे उसको कन्वर्ट किया जाए, उसके लिए मशीन ट्रांसलेशन करना पड़ेगा। हम पूरी दुनिया को संस्कृत नहीं सिखा सकते, और हम सिखा तो सकते हैं लेकिन लोग सीखेंगे नहीं, है ना। इसलिए हमें ये करना ये चाहिए कि चूंकि हमारी इतनी समृद्ध परंपरा है, इतनी समृद्ध भाषा है, और हमारा इतना समृद्ध नॉलेज सिस्टम्स है, और हम लोग वो करने में समर्थ हैं, हमारे पास रिसोर्सेस हैं, हम गरीब नहीं हैं, इसलिए हमें कुछ करना चाहिए ताकि इस नॉलेज को हम इस पूरी ह्यूमैनिटी को प्रदान कर सके, उसको मुहैया करा सके। इसलिए कुछ करना है, तो उसमें से एक काम है मशीन ट्रांसलेशन। तो मशीन ट्रांसलेशन, मशीन के माध्यम से हमारे जो संस्कृत के ग्रंथ हैं इनका दूसरी भाषाओं में अनुवाद हो जाए, और जो लोग इसको लेना चाहें उनकी भाषा में मिल जाए, तो यही मानवता के लिए हमारा सबसे बड़ा उपकार होगा। तो उसी जद्दोजहद में हम सब लोग लगे हुए हैं, और उसी के क्रम में ये जो ये वर्कशॉप है ये आयोजित हो रही है। तो हम बात करेंगे मशीन ट्रांसलेशन के संबंध में। सुबह से बातें हो रही हैं, जैसे कोई पोस्ट टैगिंग पे बात कर रहे हैं, कोई जो है पोलाइटनेस पे, और ये जो स्पीच सिंथेसिस की बात हो रही थी, ये सारी बातें हुई। मशीन ट्रांसलेशन एक बड़ा काम है। आप समझिए कि हमारा जो ब्रेन है, इसको आप लोग जानते हैं, इसको डेवलप होने में करोड़ों वर्ष लगे हैं, और जब हमारा ब्रेन इतना विकसित हो गया है, तब जाकर के हम भाषा बोल पा रहे हैं, और इस कायनात की दूसरे जो प्राणी हैं वो भाषा उनकी इतनी विकसित नहीं है कि ऐसे वो कम्युनिकेट कर सकें। तो ये मनुष्य की यूनिकनेस है कि उसके पास लैंग्वेज है। तो इस लैंग्वेज में जो हमारा ज्ञान सुरक्षित है, उसी ज्ञान को दूसरे लैंग्वेज में पहुंचाना है। तो मशीन ट्रांसलेशन आप समझिए कि एक मनुष्य का काम है, इसलिए उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जा रहा है कि इंटेलिजेंस तो हमारे अंदर होती है, बट वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, तो उसमें बहुत काम करना पड़ता है। तो उसमें पोस्ट टैगिंग है, ये आज इतना सारा आपको सुनना पड़ा, ये सब जरूरी है उसके लिए। और एक चीज और जरूरी है, वो है एनाफोर रेजोल्यूशन। एनाफोर रेजोल्यूशन क्या है? Anaphora is the linguistic phenomenon of pointing back to a previously mentioned item in the text. The pointing back word or phrase is called an anaphor, and the entity to which it refers or for which it stands is its antecedent. तो क्या कहा जाए कि ऐसी जो टेक्स्ट में कोई एक ऐसा वर्ड आया है, कोई एक ऐसी एंटिटी आई है जिसके पास अपनी कोई इनहेरेंट मीनिंग नहीं है, वो अपनी मीनिंग के लिए किसी पहले आए हुए शब्द पर निर्भर है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं एनाफर। जो लिंग्विस्टिक्स वाले हैं वो बेहतर जानते होंगे, उसको एनाफर बोलते हैं, क्योंकि उसकी अपनी कोई इनहेरेंट मीनिंग नहीं है, वो अपने अर्थ के लिए वाक्य में या उस डिस्कोर्स में आए हुए दूसरे शब्द पर निर्भर है, इसलिए उसको एनाफर कहते हैं। और एनाफर जिससे अपनी मीनिंग को प्राप्त करता है, उसको हम उसका एंटीसीडेंट बोलते हैं। तो ये मिथकोप्स आपकी डेफिनेशन है, एंड आई थिंक दिस इज प्रीटी गुड। द प्रोसेस ऑफ डिटर्मिनिंग द एंटीसीडेंट ऑफ एनाफर इज कॉल्ड एनाफर रेजोल्यूशन। तो अब आप देखिए कि ट्रांसलेशन आप तभी कर पाओगे जब लैंग्वेज आपको समझ में आएगी। आपको मान लो आप हिंदी नहीं समझ पा रहे हो, मान लीजिए आपको हिंदी आती है, इंग्लिश भी आती है, और इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेशन करने चले हो, तो अगर आप उस मैसेज को हिंदी में नहीं समझ पा रहे हो, तो कैसे ट्रांसलेशन करोगे? नहीं कर पाओगे। तो पहले तो जरूरी ये है कि जिस लैंग्वेज में मैसेज है उसको हम ठीक से समझें। तो उस टेक्स्ट को समझना भी आसान काम नहीं है। आप लोगों ने, जो संस्कृत वाले हैं, आप लोगों ने कभी संस्कृत टेक्स्ट को बिना अनुवाद के पढ़ने की कोशिश की होगी, है ना? बहुतों ने की होगी। तो उससे अर्थ निकालना आसान होता है, कठिन होता है? कठिन होता है ना?
हम लोग देखो जेएनयू आ गए हैं, जेएनयू में एडमिशन पाना बड़ा कठिन काम है ना। हम लोग तो पूरे देश की सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों में से हैं। यहाँ पर आप लोग आए हो तो आप लोगों का इंटेलिजेंस का एक लेवल है, लेकिन आपको भी यहाँ पर कठिनाई होती। मैं भी यहाँ जेएनयू आया था, आप लोगों की तरह एंट्रेंस दे के आया था। अब तो सीयूईटी से भी लोग आ रहे हैं, लेकिन मुझे भी शुरू में संस्कृत में पढ़ना और श्लोकों का अन्वय करना कठिन लगता था, तो वो कठिन है। तो पहली बात तो ये कि संस्कृत को समझना अपने आप में कठिन है, फिर उसको दूसरी भाषा में ट्रांसलेट करना वो भी कठिन है। और अच्छा, और संस्कृत में जो एनाफर आए हैं, तो एनाफर को मैंने बताया कि जिसकी अपनी कोई मीनिंग नहीं होती वो एनाफर है, जो दूसरे पर निर्भर रहता है। तो संस्कृत में कौन से शब्द होंगे जो एनाफर कहलाएंगे? एनी आइडिया? सर्वनाम है ना, सर्वनाम। तो अभी मैं दिखाऊंगा, एग्जाम्पल्स दिखाऊंगा। जो सर्वनाम होते हैं, जैसे मान लो सर्वनाम तो सबका नाम है, उनकी अपनी कोई, जैसे मान लो रजिया है या सरिता है या सीता है, इनकी अपनी एक मीनिंग है। इस नाम के व्यक्ति हैं तो उनकी मीनिंग है, वही उनकी मीनिंग है, उनका जो एग्जिस्टेंस है। लेकिन उनके लिए जो हम प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं, वो प्रोनाउन तो हम सब के लिए करते हैं, तो उस प्रोनाउन की अपनी कोई मीनिंग नहीं है, वो कॉन्टेक्चुअल होते हैं। जो टेक्स्ट में जो शब्द आया है उसके बाद प्रोनाउन आया है मान लो, तो वो पहले जो संज्ञा शब्द आए हैं उनके ऊपर उनकी मीनिंग निर्भर होती है। तो ये एनाफर है। अब ये है कि इनको रिजॉल्व करना है, इनको हल करना है। आप कहोगे क्यों हल कर रहे हो, अभी तक हमें कभी जरूरत नहीं हुई इनको हल करने की। वो इसलिए कि संस्कृत में देखो जो प्रोनाउन है वो जेंडर मार्क्ड है। इंग्लिश का भी जो प्रोनाउन है वो जेंडर मार्क्ड है। ही और सी में आप डिफरेंशिएशन करते हो ना, सह सा में आप अंतर करते हो। लेकिन कुछ भाषाएं ऐसी हैं जहां पर प्रोनाउन एक ही रहता है, उसमें जेंडर की मार्किंग नहीं दिखाई पड़ती है। जैसे हिंदी है, वह जा रहा है और वह जा रही है, वह तो देखो दोनों में कॉमन है ना। तो इसलिए ये जो एनाफर टाइप की जो चीजें हैं, इनकी मीनिंग फिक्स करना जरूरी है। तो मशीन पहले इनकी मीनिंग को जानेगी, तभी उसको दूसरी लैंग्वेज में, टारगेट लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट कर पाएगी। तो इसलिए एनाफर रिजोल्यूशन जरूरी है। क्योंकि मान लीजिए कि संस्कृत में जो प्रोनाउन का जो रूप है, अगर उसको मशीन नहीं जान पाएगी कि ये किसके लिए है, ये मेल के लिए है या फीमेल के लिए है या किसी न्यूट्रल जेंडर वाली एंटिटी के लिए है, तो ये मान लो ऐसी लैंग्वेज में टेक्स्ट को वो कन्वर्ट कर रही है जिसमें मेल फीमेल और न्यूट्रल जेंडर में जहां पे डिफरेंस करना है, तो फिर कैसे कर पाएगी? नहीं कर पाएगी ना। तो इसलिए मशीन के लेवल पे जाकर के मशीन को समझाना है ना। मशीन की अपनी कोई इंटेलिजेंस नहीं है। आप समझिए कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको मशीन को देना है। तो अगर आप थोड़ा सा समय निकाल करके इस पर केंद्रित होकर के इस पर नियम बनाओगे तो आप अच्छे लिंग्विस्ट बन जाओगे। ठीक है। आप में से कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिनको कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स के क्षेत्र में नहीं जाना है ना, ये आप कहते हो कि भाई हमें तो दूसरे काम करने हैं। तो आप इसमें आप करने की इसमें रुचि हो ना हो, इसमें वैसे पैसा वैसा खूब है। दिवाकर जी बात कर रहे थे, ये बहुत पैसा कमाते हैं, एलेक्सा टीम में है ना, इसीलिए नहीं आए। अभी सृष्टि जी बैठी हैं, ये भी बहुत पैसा कमा रही हैं, अहमदाबाद से आई हैं, और ये इकोनॉमी की नहीं, ये उसके बिजनेस क्लास वाली टिकट लेके ठीक है। तो इतना आप समझिए, ये लोग पैसे वाले हैं, इतना काम करते तभी तो इनकी इतनी खातिरदारी हो रही है, वैसे थोड़े हो गई है ना। तो इसमें पैसा खूब है, लेकिन मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। मेहनत इसलिए क्योंकि काम थोड़ा सा बोरिंग है ना। तो इसमें नाचने गाने वाली चीजें नहीं है, थोड़ा सा आपको माइंड लगाना पड़ेगा, ब्रेन लगाना पड़ेगा, तो आप इसको अच्छे से कर पाओगे। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो एनाफोरा इज ए लिंग्विस्टिक phenomenon. What is resolved is therefore not the phenomenon but the anaphor, which is initially unknown and whose antecedent must be tracked down. तो आप समझ गए ना कि ये एनाफर रिजोल्यूशन मेरे टॉप का टाइटल है ना। तो रिजोल्यूशन आप समझ गए ना। रिजोल्यूशन का मतलब ये है कि एक ऐसा शब्द जिसकी अपनी कोई मीनिंग नहीं है, उसकी मीनिंग को इस्टेब्लिश करना, उसकी मीनिंग को इस्टेब्लिश करना कि ये किसको रेफर कर रहा है।
तो हम यहाँ जो बात कर रहे हैं वो टेक्स्ट के डोमेन में बात कर रहे हैं, वर्बल टेक्स्ट के डोमेन में नहीं, टेक्सचुअल टेक्स्ट के डोमेन में। तो यहाँ पर एनाफर का मतलब यह है कि एनाफर एक ऐसी एंटिटी जिसकी अपनी कोई मीनिंग नहीं है, वो जिस कंसर्न जो टेक्स्ट है उस टेक्स्ट में उसका एंटीसीडेंट कहां पर है, अगर हम उस एंटीसीडेंट को जान गए तो हमारा रिजोल्यूशन हो गया। ठीक है, तो आप कहोगे तो बड़ा आसान है, लेकिन ये आसान नहीं है, बड़ा कठिन काम है, क्योंकि कठिन और भी हो जाता है क्योंकि मशीन से करवाना है। तो मशीन को कैसे समझाओगे, है ना। हम आप तो कर लेंगे, रोज बातचीत करते हैं, किताबों को पढ़ते हैं, तो हमारे संस्कार हैं, हमारे पास नेचुरल इंटेलिजेंस है, तो हम कर लेंगे। मशीन से चूंकि करवाना है, निर्जीव पदार्थ से करवाना है, इसलिए कठिन। तो अब देखो संस्कृत में क्या है कि कई प्रकार के सर्वनाम है, प्रोनाउन है। आज सुबह से आप लोग बात कर रहे हो कि डेटा, आजकल डेटा बहुत बड़ा है या घटा है, हाँ? अब कॉम्प्लेक्स है कि सिंपल है? कॉम्प्लेक्स है। तो देखो बहुत कॉम्प्लेक्स है, डेटा बहुत ज्यादा है। अब हम एक ऐसे विषय को इन्वेस्टिगेट करने चल रहे हैं जिसका डेटा नहीं है। डेटा से आघा गए हो सुबह से सुनते सुनते, है ना। अब जिसका डेटा नहीं है उसकी हम चर्चा करेंगे, उसको हम कहते हैं कवर्ट प्रोनाउन। कवर्ट माने छिपा हुआ सर्वनाम। तो ऐसा सर्वनाम, ऐसा प्रोनाउन जो संस्कृत वाक्य में बोला नहीं गया है। तो जब बोला नहीं गया तो उसका डेटा है वहां पर कि नहीं है? उसका डेटा, आप क्लास में हो, आप हॉल में हैं या कहीं बाहर है? जब वो बोला नहीं गया तो उसका डेटा कहां से होगा, है ना। तो संस्कृत का डिस्कोर्स है, उसमें एक ऐसा प्रोनाउन है छिपा हुआ भूत फॉर्म में, जो वहां पे है नहीं, तो उसका डेटा नहीं है। तो अब उसको हमें इन्वेस्टिगेट करना है, उसकी जांच पड़ताल करनी है और उसका रिजोल्यूशन करना है कि ये जो सर्वनाम यहाँ पे छिपा हुआ है, ये सीक्रेटली अपना काम कर रहा है, अदृश्य होकर के अपना जादू दिखा रहा है, ये कौन है और इसका एंटीसीडेंट कौन है, उसी को हम कहते हैं कवर्ट प्रोनाउन। और कवर्ट प्रोनाउन का जो काउंटर पार्ट है, जो फिजिकल होता है, उसको हम ओवर्ट प्रोनाउन कहते हैं। ओवर्ट, OVRT, और ये COVRT। ठीक है, अंग्रेजी के शब्द है, संस्कृत वाले जानते रहो। ठीक है, तो ये जो कवर्ट प्रोनाउन है, या इसको हम अदृष्ट पद भी कह सकते हैं। अदृष्ट पद, अदृष्ट मतलब जो पद देखा हुआ नहीं है लेकिन पद है वहां पे विद्यमान है, उसको कहिए। तो इससे पाणिनि, आचार्य पाणिनि और जो महर्षि पतंजलि वगैरह हैं, ये इस फेनामेना से ये परिचित हैं, क्योंकि इसका उल्लेख मिलता है। जैसे ये युष्मदुपदे समानाधिकरणे स्थानिन्यपि मध्यमा, स्थानी अपि, तो यहाँ पर ये उधर अदृष्ट पद की ओर इशारा है। और पतंजलि ने उसको, महर्षि महाभाष्यकार ने भी इसका उल्लेख किया है एक सूत्र में, लेकिन इन्होंने बहुत ज्यादा इसको रिगरसली इसकी एनालिसिस नहीं प्रस्तुत करी है, तो उसको हम यहाँ पर कर रहे हैं क्योंकि हमें मशीन ट्रांसलेशन करना है। अच्छा, पाश्चात्य जो विद्वान हैं लिंग्विस्टिक्स के, उन लोगों ने भी इसको आइडेंटिफाई किया। जैसे 1967 में ये रोजनबाम और फिर उसी 60s के दशक में पोस्टल, पर्लमटर, चॉम्स्की भी आ गए थे। तो इन लोगों ने ये जो अनरियलाइज्ड फिनोमेना, जिसकी कोई फोनेटिक वैल्यू नहीं है, इसको इन्होंने देखा नॉन फाइनाइट क्लासेज में, और उसको इन्होंने बिग प्रो नाम दिया। बिग प्रो लिंग्विस्टिक वाले जानते होंगे। इसके बाद और आगे रिसर्च बढ़ी तो ये पर्लमटर और टर्लसन वगैरह, इन लोगों ने स्पेनिश और इटालियन इत्यादि भाषाओं में देखा कि केवल नॉन फाइनाइट क्लासेज में ही नहीं बल्कि फाइनाइट क्लासेज में भी वहां पर कुछ ड्रॉप हो रहा है, कुछ वहां पे अदृष्ट है। तो उसको इन्होंने फिर उसको स्मॉल प्रो या PRO उसको नाम देते हैं। पहला वाला बिग प्रो, दूसरा वाला स्मॉल प्रो। और इसके बाद जो है, अच्छा इन लोगों ने क्या किया, ये जो रिसर्चेस थी उसमें ये था कि अच्छा मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल भी देता चलूं संस्कृत का तो और आएगा। जैसे मैं कहूं कि रामः विद्यालयम गच्छति, तो ये वाक्य शुद्ध है या अशुद्ध है? रामः विद्यालयम गच्छति, हाँ, रामः विद्यालयम गच्छति, शुद्ध है या अशुद्ध है? शुद्ध है, ठीक है। और अगर मैं कहूं कि गच्छति,
कहाँ शुद्ध हो जाएगा? बिहार कर लेंगे सागर से। अच्छा ठीक, अच्छा चलो ठीक है, इन्होंने सही कहा, इन्होंने कहा कि अध्याहार कर लेंगे। कहाँ से करोगे अध्याहार? 3 हफ्ते के द्वारा। नहीं, हाँ देखो इनके लिए तालियां बजा दो एक बार, इन्होंने सही बताया। क्या नाम है आपका? संस्कृत में हो आप? अच्छा इन्होंने सही बताया। अच्छा देखो मैं आपको एक दूसरा कॉन्टेक्स्ट दे रहा हूँ। ज्योति नहीं है क्या क्लास में? ओके देखो, जैसे मान लो वहां से ज्योति इज कमिंग इनसाइड द हॉल एंड सी सडनली सेज ददाती, तो डज दिस ददाती वर्ड हैज एनी मीनिंग और इट डजंट हैव? इट डज नॉट हैव एनी मीनिंग। ददाती, ददाती मीन्स दे रहा है, हाँ? है इसकी मीनिंग या नहीं है? अच्छा एक जने खड़े होके बताओ क्या मीनिंग है? कौन दे रहा है? क्या दे रहा है? कुछ भी। तो ये क्या बात रही? मतलब कुछ भी बोल दोगे? कौन दे रहा है? किसको दे रहा है ना? आपको कैसे पता कि वो मेरे बारे में बात कर रही हैं? है ना? तो इसका कोई अर्थ नहीं है ना? जब कोई अचानक व्यक्ति बोल रहा है ददाती, तो हमें कॉन्टेक्स्ट नहीं पता। यहां पर हमारे लिए अध्याहार करने के लिए कुछ नहीं है। जो अभी दीपाली बता रही थी, वो कह रही थी ऊपर के वाक्य से हम अध्याहार कर लेंगे, तो वो बच गई, उनका सही उत्तर था। यहां पे कोई व्यक्ति अचानक कमरे में घुस रहा है और अचानक से वो ददाती बोल रहा है, तो उसके पास अध्याहार करने को कुछ है नहीं, तो वो जो ददाती बोल रहा है दैट इज नॉनसेंस, है ना? उसे कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि ददाती का अर्थ जानने के लिए हमें, अच्छा मैं अगर केवल इतना ही कहूं, आक्षेप होता है, जैसे आक्षेप कर देते हैं। अच्छा आपका क्या नाम है? राम गोविंद। अच्छा मैं कहता हूं राम गोविंदा ददाती, तो आप लोग इसका पूरा अर्थ जान पा रहे हो? नहीं। हमने तो आपका नाम भी बोल दिया तो लोग कह रहे नहीं। राम गोविंदा ददाती क्या अर्थ है? कोई अर्थ नहीं निकल रहा है ना? अच्छा राम गोविंदा उपदेशम ददाती, ठीक है? अच्छा राम गोविंदा पुस्तकम ददाती, राम गोविंदा, तो अभी भी कुछ खटक रहा है या आप ठीक है? वेरी गुड वेरी गुड। किसने बताया कसमें? वेरी गुड। कोने में आपका क्या नाम है? दिव्या। दिव्या ने बिल्कुल सही बताया। दिव्या के लिए एक बार तालियां जोरदार हो जाओ। उसमें कसमें ददाती, ये बात हमें खटक रही है। ये राम गोविंदा पुस्तक दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं, है ना? हमारे माइंड में वो आकांक्षा, वो एक्सपेक्टेंसी उत्पन्न हो जाती है, तो चूंकि वो सेटिस्फाइड नहीं है इसलिए वो कंप्लीट वाक्य नहीं है। जब मैं कहूंगा कि राम गोविंदा दिव्यायै पुस्तकम ददाती, अब सही है? अब सही हो गया, क्योंकि ये जो ददाती है इसकी जो एक्सपेक्टेंसी है, इसकी जो आकांक्षा है, वो 3 आर्गुमेंट की है ना? आप लोगों ने आकांक्षा योग्यता संधि भी पढ़ा होगा, साहित्य दर्पण में पढ़े हो ना? तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे क्रिया की आकांक्षा की बात हो रही है। हमारा जो आख्यात पद है, जो ददाती है, उसकी आकांक्षा कितने की है? 3 पदों की है। तो राम गोविंदा ददाती से काम नहीं बनेगा, क्योंकि इसके 2 आर्गुमेंट मिसिंग है। तो हम कहेंगे राम गोविंदा दिव्यायै पुस्तकम ददाती, राम गोविंद दिव्या को किताब दे रहा है, तो इसमें तीनों आ गए, राम गोविंद आ गया, दिव्या आ गई और पुस्तक आ गई। अब वाक्य बन गया, है ना? तो आप देखो कि ये जो संस्कृत में है, कि संस्कृत में चूंकि ये अध्याहार की लैंग्वेज है, यहाँ पे क्या करते हैं कि एक बार कोई चीज इंट्रोड्यूस हो गई डिस्कोर्स में, डिस्कोर्स का मतलब जो बातचीत चल रही है उसमें कोई चीज इंट्रोड्यूस हो गई, अब हम कोई बात बोल रहे हैं तो ऊपर से अध्याहार करके काम चल सकता है। तो हम नहीं बोलेंगे, केवल ददाती बोलेंगे, तो उससे काम चल जाएगा, क्योंकि हमें पता होगा कॉन्टेक्स्ट से कि देने वाला कौन है, लेने वाला कौन है, और वो जो पदार्थ कौन सा है जो दिया जा रहा है ना? तो उससे पता चल जाएगा।
लेकिन ये होगा डिस्कोर्स में, जब चीजें आप उसमें आ चुकी होंगी, हमारे माइंड में वो एक्टिवेटेड हो जाएंगी, उसके आधार पर हम इनमें से किसी आर्गुमेंट को मिस कर सकते हैं, है ना, उसको ड्रॉप कर सकते हैं। तो ये इस तरह की जो चीजें हैं ड्रॉप करने की, ये संस्कृत वाले प्रायः कहते हैं कि देखो हमारे यहाँ तो जैसे अभी वो भाई साहब कह रहे थे कि ददाती को वह दे रहा है, उन्होंने वह को पता लगा लिया क्योंकि ददाती में क्या है, ददाती में थर्ड पर्सन सिंगुलर है ना, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो उससे थर्ड पर्सन सिंगुलर का तो पता चल रहा है कि कोई जो देने वाला है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, बट कौन व्यक्ति है, मेल है फीमेल है, हमें नहीं पता, लेकिन फिर भी इतना केस तो हो ही जा रहा है। तो ये संस्कृत के लोग कहते हैं कि ये चूंकि इससे पता चल जाता है इसलिए हम ड्रॉप कर देते हैं कर्ता को या और भी चीजों को। तो ये कोई थियरी नहीं है, हम देखो यूनिवर्सिटी में ये सब डिबेट कर रहे हैं, तो हमें एक थियरी चाहिए कि नियम क्या है इसके पीछे, और वो नियम हमारा एक देशी नहीं होना चाहिए। देश हमारी जो थियरी हो वो कैसी होनी चाहिए, वो सार्वदेशिक होनी चाहिए, नहीं तो फिर हम लोग कूट मंडूक हो जाएंगे ना। हम एक भाषा के लिए नियम बनाएं तो अगर वो लैंग्वेज स्पेसिफिक है तो ठीक है भाई, ये लैंग्वेज स्पेसिफिक रूल है, लेकिन अगर आप कोई एक जनरल रूल कोई दे रहे हो तो दैट रूल शुड बी एप्लीकेबल इन अदर लैंग्वेजेज आल्सो। अगर आप जबरदस्ती कहोगे तो फिर लोग आपको सीरियसली नहीं लेंगे। तो आगे रिसर्चेज हुई, वहां पे कुछ रिसर्च थे जापान में और चाइनीज में, उन लोगों ने भी अध्ययन किया। तो ये जो चाइनीज और जैपनीज है, यहाँ पे इतना ज्यादा एग्रीमेंट नहीं है। जैसे राम पुस्तकम पठती में राम थर्ड पर्सन, तो क्रिया भी थर्ड पर्सन, राम एक वचन तो उधर क्रिया भी एक वचन, इस तरह का जो एग्रीमेंट इसको बोलते हैं लिंग्विस्टिक्स में, तो इस तरह का एग्रीमेंट सब्जेक्ट और वर्ब में जैपनीज और चाइनीज भाषाओं में नहीं है, लेकिन वहां भी अदृष्ट पदों का प्रयोग होता है। तो अगर आप ये कहोगे कि संस्कृत में इसलिए हो रहा है कि यहाँ पर हम ये एग्रीमेंट से निकाल लेंगे कि कौन है, तो ये जैपनीज में तो ये लागू नहीं होता। इसका मतलब ये जो एग्रीमेंट वाला जो फीचर है ये रिस्पॉन्सिबल नहीं है ना, ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो फिर जैपनीज और चाइनीज में ऐसा ये जो अदृष्ट पद का प्रयोग है वहां पर नहीं मिलना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वहां पर इतना एग्रीमेंट नहीं होता। तो वहां भी है। तो अच्छा, ये जो जैसे चाइनीज और जैपनीज का जो केस है, यहाँ पर चूंकि एग्रीमेंट नहीं है उसके बावजूद भी प्रो ड्रॉप वहां पे हो रहा है, तो उसको जो रिसर्चर्स हैं उन लोगों ने उसको कहा कि रेडिकल प्रो ड्रॉप है, रेडिकल है, रैया रैम्पेंट प्रो ड्रॉप है, तो ऐसे वहां पर हुआ। अच्छा, संस्कृत में जो प्रो ड्रॉप है, प्रो का मतलब प्रोनाउन का ड्रॉप, प्रोनाउन का ग्रिप गिर जाना या अदृष्ट हो जाना, तो संस्कृत में जो प्रो ड्रॉप है वो रेडिकल है या नहीं है? वो रेडिकल नहीं है। रेडिकल का मतलब उस वहां पे कोई तर्क नहीं है, उसके बावजूद भी हो रहा है। संस्कृत में तो तर्क, आप कम से कम एक तर्क तो दे ही रहे हो ना, कि चूंकि सब्जेक्ट का और वर्ब का एग्रीमेंट है इसलिए सब्जेक्ट को हमने ड्रॉप कर दिया, क्योंकि वर्ब की फीचर्स देख करके हम सब्जेक्ट का पता लगा लेंगे, ठीक है। तो ये अब देखिए कि ये संस्कृत में जो ये प्रो ड्रॉप है ये कई प्रकार का है। कई प्रकार का मतलब ये है कि यहाँ पर केवल सब्जेक्ट ही ड्रॉप नहीं होता, जैसे चाइनीज है, जैपनीज है, वहां पर तो सब्जेक्ट ड्रॉप होता है। इटालियन में, स्पेनिश में वहां सब्जेक्ट ड्रॉप होता है, और भी कुछ भाषाएं हैं जहाँ पे ऑब्जेक्ट भी, जो कर्म है वो भी ड्रॉप होता है, वो भी अदृष्ट हो सकता है। संस्कृत में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के अलावा भी कई स्टेटस की एंटिटीज हैं जो ड्रॉप होती हैं, तो उसको मैं आगे दिखाऊंगा आपको। और इसमें संस्कृत में बहुत ये रैम्पंट है ये। सो व्हेन संस्कृत डेटा इज ट्रांसफर्ड इनटू अदर लैंग्वेजेस व्हिच डू नॉट अलाउ प्रो ड्रॉपिंग। अब मान लो कि संस्कृत में कई प्रकार के ये प्रो ड्रॉप हो रहे हैं, और जब इस डेटा को आप मशीन ट्रांसलेशन के माध्यम से दूसरी लैंग्वेज में रेंडर करोगे, उसको कन्वर्ट करोगे, इनपुट करोगे, तो उनको फिलअप करना पड़ेगा। और फिलअप मशीन तो अपने आप तो नहीं कर देगी, मशीन कोई जादुई शक्ति तो है नहीं, मशीन को आपको निर्देश देना पड़ेगा तब वो करेगी ना। तो मशीन के लिए पहले नियम बनाना पड़ेगा, तो नियम बनाने से पहले आपको उस लैंग्वेज की स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा, ठीक है, उसको समझना पड़ेगा। तो जब आप समझ लोगे तो आप नियम बनाओगे। तो मैं आपको संस्कृत का जो स्ट्रक्चर है वो आपको ठीक से समझ में आ जाए, इसके लिए मैं आगे प्रयास करता हूं। हमें 1 घंटे का टाइम मिला था, कितना हो गया, कितना बचा है अभी?
आधा घंटा पर्याप्त है, कम नहीं है। ठीक है, तो अब आप लोगों को पता चल गया ना। देखो सब जो भी आप लोग समझो सुनो, वैसे भी बड़ा मूल्यवान समय दे रहे हो। यहाँ पे तो कोई नाच तमाशा तो हो नहीं रहा कि इंजॉयमेंट हो रहा है, यहाँ पर तो माथापच्ची हो रही, तो उसको समझते चलो। कोई दिक्कत हो सवाल पूछ लेना। हम ये आगे क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि संस्कृत का हमें ट्रांसलेशन करना है दूसरी लैंग्वेज में। संस्कृत में दिक्कत यह है कि संस्कृत में एक जो वाक्य होगा उस वाक्य के कुछ शब्द मिसिंग होंगे, नहीं होंगे। तो संस्कृत के व्याकरण से तो के हिसाब से तो ठीक है, लेकिन हम जिस भाषा में उसको कन्वर्ट करना चाहते हैं वो भाषा अलाउ नहीं करती कि वो वहां पर वो चीजें वहां भी अदृष्ट हों, उनको वहां पे दिखाना पड़ेगा। तो चूंकि उन भाषा में टारगेट लैंग्वेज में उसको हमें दिखाना है, तो हमें यहाँ पहले से खोज के रखना पड़ेगा ना, है ना। और हम खोजेंगे चूंकि हम मशीन से करवा रहे हैं काम, इसलिए मशीन को पहले से नियम देना पड़ेगा कि अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए, किसी वाक्य में तुमको कुछ चीजें मिसिंग लगे, तो आप ऐसे ऐसे हल कर लेना और इन शब्दों की सप्लाई अगले वाले सेंटेंस में कर देना। यही करना पड़ेगा ना। तो वही काम करवाने के लिए ये पूरा मैं प्रयास कर रहा हूं। ठीक है, तो when Sanskrit data is transformed in other languages which do not allow pro-dropping, a translation system would need to fill these gaps with appropriate pronouns, है ना। तो प्रॉब्लम समझ गए आप लोग। To supply the appropriate pronouns we need to fix these null pronouns। ठीक है, ये है। तो ये बहुत सारे नाम है, आप लोग लिटरेचर पढ़ लेना। आप देखिए, ये पहले क्लासिफिकेशन कर लो कि कितने प्रकार के ये हैं। मैं फिर अपनी और थोड़ा सा डीपर लेवल पे चलेंगे कि ये जो संस्कृत के जो कवर्ड प्रोनाउन है, कवर्ड प्रोनाउन मतलब हिंदी में मैं जो शब्द का प्रयोग कर रहा हूं बताओ। अदृश्य, अदृष्ट पद। वेरी गुड, अदृष्ट पद। पद किसे कहते हैं? सुप्तिंगंतम पदम। हाँ, सेटिंग करना। सुप्तिंगंतम। पद का मतलब ये है कि ऐसे शब्द जिनका प्रयोग हम वाक्य में कर सकें, वही पद है ना। पद का मतलब ऐसे शब्द, ऐसे रूप जिनका प्रयोग हम वाक्य में कर सकें, वही पद है। और उसको पाणिनीय व्याकरण में सुबंत और तिङंत बोलते हैं। तो वो आप लोग सही बता रहे हो। अब देखो ये जो अदृष्ट पद हैं, अब देखो क्या है बच्चों मित्रों कि हमारा जो माइंड है ये वर्गीकरण पसंद करता है, क्लासिफिकेशन पसंद करता है ना। आप लोग कोई व्यक्ति मिलता है तो उसका पहले क्लासिफिकेशन करते हो। क्या नाम है, पूरा नाम बताओ, कहाँ रहते हो, किस क्लास में पढ़ते हो, यूनिवर्सिटी क्या है ना। तो ऐसा हमारा माइंड क्लासिफाई करता है उस व्यक्ति को, फिर स्टोरेज करता है, तो आगे के काम होते हैं। तो अब मशीन भी ऐसी ही है, क्योंकि मशीन को समझाएगा कौन? आपका माइंड ही तो समझाएगा। तो पहले क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा। अभी सृष्टि जी ने दिखाया था कितने सारे क्लासिफिकेशन किए थे उन्होंने भी अपने नोटेशन स्कीम में। नाउन, प्रोनाउन, फिर नाउन की बड़ी फजीहत कर दी, उसमें प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन दुनिया भर के टैग दिखाए, है ना। तो वो भी क्लासिफिकेशन का ही एक प्रकरण था। तो यहाँ पर देखो क्या है कि कुछ यहाँ के जो ये इस तरह के जो यूज है वो टेक्स्ट डिपेंडेंट होते हैं और कुछ टेक्स्ट इंडिपेंडेंट होते हैं। तो टेक्स्ट इंडिपेंडेंट में डेक्टिक नल प्रोनाउन आते हैं, जेनरिक नल प्रोनाउन आते हैं, बाद में आगे मैं दिखाऊंगा। और जो टेक्स्ट डिपेंडेंट होते हैं ये हमारे काम के हैं, इन पे हमें काम करना है, क्योंकि हमारे हाथ में टेक्स्ट है और टेक्स्ट का हमें ट्रांसलेशन करना है। तो टेक्स्ट में एनाफोरिक नल प्रोनाउन होंगे और डिस्कोर्स डेक्टिक नल प्रोनाउन होंगे। आगे कैसे होंगे दिखाऊंगा। अब आप देखिए कि ये जो मैंने बताया कि ये जो अदृष्ट पद हैं संस्कृत के, ये कई प्रकार के हैं। आप लोग संस्कृत के विद्वान हो, जेनू आ गए हो, आप लोग भी खोजना। मैं आप लोगों को भी थोड़ा सा रिसर्च करने का, रिसर्च पेपर लिखने का आज मटेरियल दे रहा हूं संस्कृत वालों को। लिंग्विस्टिक्स वाले भी इसको यूज कर सकते हैं। तो आज मैं आपको कुछ प्रकार के अदृष्ट पद यानी नल प्रोनाउन दिखाऊंगा। आप लोग अपनी अपनी भाषाओं में इनको खोजना। यहाँ पर जैसे मैथिल का और हिंदी का, या कल को और भी भारतीय भाषाएं आ सकती हैं जिनका मशीन ट्रांसलेशन का सिस्टम बनेगा, तो वहां पर भी नल प्रोनाउन है। इंडिया की जो भाषाएं हैं, इंडियन जो लैंग्वेजेज हैं, वो हर लैंग्वेज में नल प्रोनाउन है और वो कई प्रकार का है।
तो संस्कृत का जो स्टडी है, संस्कृत का जो अध्ययन है, इससे आप इंसाइट ले सकते हो सकता है कि इसकी मैचिंग आपकी लैंग्वेज में जो चीजें चल रही हैं उससे मैचिंग हो जाए, और हो सकता है कुछ नई चीजें हो तो आप उनको रिपोर्ट कर सकते हो, उस पर रिसर्च पेपर लिख सकते हो, या आप लोग और गहरा रिसर्च कर सकते हो। तो संस्कृत में हमारे पास सब्जेक्ट, ये जो कर्ता है, कर्तृपद, ये अदृष्ट हो सकता है, कर्म पद भी अदृष्ट हो सकता है, और जो संप्रदान है ये भी अदृष्ट हो सकता है। जो अधिकरण पद है, सप्तम्यंत, वो भी हो सकता है, और जो षष्ठ्यंत पद है, पोजेसिव वाले, वो भी अदृष्ट हो सकते हैं। इतनी तरह के हो सकते हैं। मतलब संस्कृत इतनी फ्लेक्सिबल लैंग्वेज है जिसमें इतने तरह के अदृष्ट पद हो सकते हैं। तो अदृष्ट पद इतने प्रकार का आधार क्या, क्योंकि सबका स्टेटस अलग है ना। जो विभक्ति आप लगाते हो, जब विभक्ति लगाते हो तो एक पद को आप एक स्टेटस देते हो। जैसे कर्ता एक स्टेटस हो गया, कर्म का आपने एक स्टेटस दे दिया, संप्रदाय का आपने एक स्टेटस दे दिया। इस प्रकार के कई स्टेटस हैं। तो अब हम एक एक को दिखाएंगे, और ये जो प्रयोग हैं ये मैंने नहीं बनाया। आप कहोगे कि आप अपनी सुविधा से बना के ले आए हो हमें दिखाने के लिए। मैं आपको प्रमाण जो है वो संस्कृत साहित्य से दूंगा, पंचतंत्र से दूंगा। पंचतंत्र आज का लिखा हुआ नहीं है, हजारों साल पुराना टेक्स्ट है, और ये विदेशों में भी गया है, इसके बहुत सारे अनुवाद हुए हैं, तो यहां से ला के दूंगा। अब इसको पढ़ो। आप लोग पढ़ पा रहे हो स्क्रीन में? तो तत्र च लघु पतनकः नाम वायसः प्रतिवसति स्म। सः कदाचित् प्राण यात्रार्थम पुरम उद्देश्य प्रचलितः यावत् पश्यति तावत् जालहस्तः अतिकृष्ण तनुः स्फुटित चरणः ऊर्ध्वकेशः यम किंकराकारः नरः सम्मुख बभूव। ये एक बड़ा वाक्य है, थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करेंगे तो समझ में आ जाएगा। फिर से ऊपर से चलो। अब हमें करना क्या है, सब लोग अलर्ट हो जाओ थोड़ा सा। अभी समय देखो आधा घंटा है, और चाय तुम लोग पी ही चुके हो, है ना। तो आराम से देखो स्लाइड को। तत्र च लघु पतनकः नाम वायसः प्रतिवसति स्म। इसमें अच्छा एक चीज और है, देखो ये जो अदृष्ट पद है, ये जान लो, अदृष्ट पद किसी वाक्य में है या नहीं है, इसका हम पता कैसे लगाएंगे, है ना। कैसे हम वेरीफाई करेंगे कि यहाँ पे अदृष्ट पद है या नहीं है। वेरी गुड। देखो इन्होंने फिर से बाजी मार ली। क्या नाम है इनका? दीपाली जालान ने फिर से बाजी मार ली। इन्होंने से बताया आकांक्षा से, है ना। अच्छा, वाक्य में प्रधानता किसकी होती है? वेरी गुड। किसने बताया? इनके लिए एक बार तालियां बजा दो। संस्कृत में हो, लिंग्विस्टिक्स में? संस्कृत। देखो संस्कृत और लिंग्विस्टिक्स कितने लोग हैं? लिंग्विस्टिक्स वाले कितने लोग हैं? देखो तुम लोगों से संस्कृत वाले ज्यादा जानते हो, सही उत्तर दे रहे हैं। वाक्य में वर्ब इज द हेड ऑफ ए सेंटेंस गाइस। वर्ब इज द हेड ऑफ ए सेंटेंस। हेड का मतलब वो प्रधान है, ठीक है। तो वो इसीलिए वो कह रही है। आप अपना नाम बता दीजिए। पूजा पाल ने देखो सही बताया। तो वाक्य में किसकी प्रधानता होती है? क्रिया की। तो प्रधान से हमारे संबंध बन जाने पे बहुत सारे काम हल हो जाते हैं, है ना। प्रधानमंत्री या ग्राम प्रधान से आपके संबंध अच्छे हैं तो बहुत सारे काम आपके गांव के कर देगा, है ना। तो इसलिए अगर वाक्य की जो क्रिया है वो प्रधान है, अगर हमने क्रिया को ठीक से समझ लिया तो बहुत सारे काम वाक्य के हो जाएंगे, ठीक है। तो क्रिया की हम आकांक्षा को देखेंगे। अभी ददाति का एग्जाम्पल हमने दिया था ना, राजगोविंद दिव्याई पुस्तकम ददाति, ये वाला एग्जाम्पल है ना। तो इसमें ददाति वाक्य था। ददाति क्रिया की कितनी आकांक्षा है? कितने पदों की? तीन पदों की है ना। तो अब आकांक्षा से तो तुम लोग परिचित हो गए ना। आकांक्षा एक और बैठी है, इनको कालका जी मंदिर जाना है, लेकिन उन्होंने कहा आपका व्याख्यान है तो सुन लेते। देर तो नहीं हो रही ज्यादा, बस थोड़ी देर। तो आकांक्षा, तो ददाति जो क्रियापद है इसकी आकांक्षा है, 3 पदों की है। तो हम क्या करेंगे, किसी वाक्य में अदृष्ट पद है कि नहीं है, किसी सेंटेंस में नल प्रोनाउन है या नहीं है, इसको कैसे वेरीफाई करेंगे? आकांक्षा को देख करके, वर्ब की एक्सपेक्टेंसी को देख करके।
अब कैसे पता लगाओगे कि इस वर्ड की फ्रिक्वेंसी क्या है? चलो ददात के तो हमने बता दिया, दूसरी क्रियाओं का क्या होगा उसको तो हमने नहीं बताया, सबका हम बता भी नहीं सकते। बुद्धि से, किससे वेरीफाई करेंगे? भगवान ने बुद्धि दी है ना। अच्छा चलो अभी थोड़ा सा टेस्ट कराते हैं। देखो ये वर्क साफ है, वर्क माने काम और शॉप माने दुकान। तो काम की दुकान थोड़ी देर खोल लेते हैं, ठीक है? तो थोड़ा सा काम करते हैं। चलो अच्छा आप मुझे बताइए, पश्यति, पश्यति माने देखता है। तो देखना जो क्रिया है इसकी आकांक्षा कितने आर्गुमेंट की होगी, मतलब कितने पद इसको चाहिए? जैसे संस्कृत वाले ठीक से समझ लो, जब हम वाक्य में ददाति का प्रयोग करते हैं तो ददाति को 3 पद चाहिए, देने वाला, लेने वाला और वो पदार्थ जो दिया जाना है, ठीक है? इसको हम आर्गुमेंट कहते हैं कि ददाति के 3 आर्गुमेंट होने चाहिए, ठीक है? तो इसी प्रकार से अब जो हम क्रियाओं की चर्चा कर रहे हैं, जैसे पश्यति आया हमारी लाइफ में, हाँ पश्यति, पश्यति माने सीज, SEES, सी। तो इसकी आकांक्षा कितने पदों की होगी? 2, कौन कौन से? कर्ता और कर्म। वेरी गुड, पूजा पाल ने बहुत सही बताया, कहा पश्यति किम पश्यति, ठीक है? और लोगों ने भी सही बताया। तो पश्यति की जो रिक्वायरमेंट है, इसकी जो आकांक्षा है कितने पदों की है? 2 की है? नहीं, सीता देखो, राजेशः वृक्षम पश्यति, नहीं राजेशः वृक्षम पश्यति। जब ये वाक्य हम बोलते हैं तो कोई मन में एक बात खटकती है क्या कि किससे देख रहा है ना? मन में कोई आकांक्षा नहीं उठती, इसका मतलब वाक्य सेटिस्फाइड है ना? लेकिन जब आप बोलते हो कि रामा ददाति या राम गोविंदा ददाति, तो उसमें बहुत सारी बातें खटकती हैं। किसको दे रहा है, ये क्या दे रहा है? अपना घर तो नहीं दे रहा है। लेकिन जब राजेशः वृक्षम पश्यति हम बोलते हैं तो इसमें कोई बात खटकती नहीं, इसका मतलब पश्यति का जो काम है वो पूरा है, वहां पर कोई किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है ना? तो उसमें पूरा है। तो पश्यति को कितने चाहिए? 2। अच्छा, बालका सेते, सेते माने सो रहा है, द बॉय स्लीपिंग। तो सेते को कितने आर्गुमेंट की जरूरत है? 1, कर्ता। तो बालका सेते ठीक है या इसको और चाहिए कुछ? ठीक है। नहीं, अगर मान लो, जैसे मान लो आपके घर में कोई गेस्ट आया, उसने पूछा कि पिताजी क्या कर रहे हैं, तो आपने बताया कि पिताजी सो रहे हैं, तो क्या फिर वो पूछता क्या कि किस में सो रहे हैं? पलंग में सो रहे हैं? क्योंकि जो आपका गेस्ट आया वो सेटिस्फाइड है आपके आंसर, पिताजी सो रहे हैं, तो जरूर कोई आधार तो होगा, वो अंडरस्टूड है ना? तो फिर वो कोई प्रश्न नहीं करता कि किस में सो रहे हैं। तो देखो, जब बात खटके दिमाग में तो आप समझिए कि वहां पे कुछ वहां पे फ्लो ड्रॉप हुआ है, कुछ वहां पे कमी। अगर वहां पे कुछ खटक नहीं रहा तो इसका मतलब सब कुछ ठीक है ना? तो सेते अकर्मक क्रिया है, वो एक से काम उसका चल जाएगा। बालका सेते, सीता सेते, ठीक। ऑलराइट। अच्छा, दापयति संस्कृत की एक क्रिया है, दापयति। दापयति को फिर हम आगे बढ़ेंगे, बस एक टेस्ट और आप कर लेते हैं। पीछे वाले कुछ लोग व्हाट्सएप चला रहे हैं, चैट जीपीटी है, दिलवाता है। आप लोग सुनो, दिलवाना। दापयति क्रिया, दापयति का अर्थ हो रहा है दिलवा रहा है, ठीक है? दिलवा रहा है, दे रहा है नहीं, दिलवा रहा है। 4 कितने की जरूरत पड़ेगी? कितने की जरूरत पड़ेगी? अच्छा, 4 वाले खड़े हो जाए, 4 वाले भाई साहब खड़े हो। क्या नाम है आपका? सिद्धार्थ, एक बार जोरदार तालियां बजा दो। ये अकेले आदमी हैं जिन्होंने बताया कि 4 चाहिए, और सही बताया इन्होंने। एक बार और तालियां बजा दो इनके लिए, सिद्धार्थ की। लिंग्विस्टिक। देखो, जब देना क्रिया की रिक्वायरमेंट 3 की है, देना, तो जब कोई दिलवाएगा तो फिर एक एक्स्ट्रा नहीं बढ़ गया, एक एक्स्ट्रा बढ़ गया। तो इसलिए मैंने कहा था अपनी बुद्धि लगाओ, ये काम बुद्धि से हो जाएगा।
अगर तुम्हारा ब्रेन ठीक से काम कर रहा है तो बुद्धि से काम हो जाएगा। एक चीज और है, ये जो कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स है और जो इस तरह के प्रोग्राम होते हैं, ये इसमें तुम काम करो ना करो, करियर बनाओ ना बनाओ, इसमें थोड़ा सा उलझोगे तो आपका ब्रेन अवश्य तेज हो जाएगा, है? क्योंकि इतनी खुराफात करते हो तो ब्रेन उससे विकसित होता है, तेज, आपकी रीजनिंग स्किल्स अच्छी होती है। दापेती में देखो दिल आ रहा है तो अच्छा चलो हम देखते हैं। सीता लक्ष्मण को रोटी दे रही है? सीता लक्ष्मण को रोटी दे रही है, और तो चलो ये वाक्य तो ठीक है ना। अब राम को इसमें ऐड कर दो, राम सीता से लक्ष्मण को रोटी दिलवा रहे हैं, अब 4 हो गए ना। अब अगर मैं कहूं कि राम सीता से रोटी दिलवा रहे हैं तो ये वाक्य पूरा है कि नहीं? राम सीता से रोटी दिलवा रहे हैं, हाँ वो सही कह रही हैं कि किसको दिलवा रहे हैं, तो ये बात खटक रही है ना, इसका मतलब कुछ वहां पे कमी है, कुछ ड्रॉप हुआ है, कुछ अदृष्ट हुआ है जिसको हमें खोजना है। तो जब हमने कहा कि राम सीता से लक्ष्मण को रोटी दिलवा रहे हैं तो अब बात पूरी हो गई ना। इसका मतलब ये जो दिलवाना क्रिया है, ये इसमें इसको कितने चाहिए? 4। तो ये जो दिलवाना जो क्रिया है इसका संस्कृत में दापयति बनता है, ऋजंत क्रिया है, ठीक है। आप लोग ऋच प्रयोग संस्कृत वाले जानते होंगे। तो दापयति जो है, दा का ऋजंत प्रयोग है, दापयति है। तो अंग्रेजी में ऐसी कोई क्रिया नहीं है जिसमें 4 की जरूरत पड़े, अंग्रेजी में मैक्सिमम 3 की ही जरूरत पड़ती है, ठीक है। अंग्रेजी में कोई आप ऐसी क्रिया बता दो जिसमें 4 की जरूरत हो तो हम आपको बुर्ज खलीफा देंगे। नहीं पाओगे, लेकिन संस्कृत में है। अच्छा, संस्कृत में भी आप अगर 5 बता दो कि कोई ऐसी क्रिया है जिसको 5 की जरूरत है तो भी हम आपको बुर्ज खलीफा देंगे, ठीक है। कहने को लगू कि नहीं है 5 संभव, ठीक है। तो 4 ऐसे हैं, तो ये क्रिया याद रखना, दापयति क्रिया याद रखना, ये रोज रोज क्रिया नहीं मिलती, बड़े किस्मत से मिलती है, ठीक है। तो सॉरी, तो ये ऐसे देख, अब वाक्य में आ जाओ। तत्र च लघुपतनक नाम वायसा प्रतिवसत स्म, वहां पे लघुपतनक नाम का एक कौवा रहता था किसी पेड़ पर। वो कहानी में ऊपर आ चुका है, उस कहानी से मैंने ये वाक्य उठाए हैं। ये किसी बट वृक्ष पे रहता था। तो अब आप बताइए, ये वाक्य में कुछ मिसिंग है या सब कुछ ठीक है? कुत्रा। और तत्र आया तो है, कम से कम तत्र तो है, रहता था। मान लो तत्र तस्मिन वृक्षे निवसति स्म, तो इसमें ठीक है ना। रहने के लिए कोई एक स्थान चाहिए, कोई व्यक्ति चाहिए। जैसे गीत गोविंदा है, राम गोविंदा देहल्याम वसति, है ना। तो एक हमें राम गोविंद चाहिए और एक शहर चाहिए रहने के लिए, तो वाक्य ठीक है एकदम, ठीक है। आगे चलो। अब ये कॉन्सिक्यूटिवली मैं सेंटेंस आपको दिखा रहा हूं। सह कदाचित प्राण यात्रार्थम पूरम उद्देश्य प्रचलिता है या उत्पत्ति। अब देखो एक चीज और आप सब लोग जान लीजिए, संस्कृत वाले, संस्कृत को आगे प्रमोट करना है, इसमें साहित्य सृजन करना है। तो सर्वनाम का क्या उपयोग है? पहले देखो नाउन का प्रयोग करना है? जब आप किसी के बारे में बात कर रहे हो तो नाउन का प्रयोग करो, फिर उसके लिए प्रोनाउन का प्रयोग करना है। अगर बार बार उसको नाउन का प्रयोग करोगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा। जैसे मान लो मेरा कोई इंट्रोडक्शन दे रहा है, डॉक्टर माधव गोपाल RSD कॉलेज में पढ़ाते हैं, और फिर कहीं डॉक्टर माधव गोपाल ने JNU से PhD की है, डॉक्टर माधव गोपाल ने 50 पब्लिकेशन की है, तो ये बड़ा अटपटा लगता है ना। तो फिर ये माधव गोपाल को किससे रिप्लेस करना है? सर्वनाम से। अगर आप सर्वनाम का प्रयोग नहीं कर रहे हो, इसका मतलब आपको बोलना नहीं आता, है ना। तो देखो ये पंचतंत्रकार ने पहले लघुपतनक नाम के व्यक्ति को इंट्रोड्यूस कर दिया, उसके बाद उसके लिए सह प्रोनाउन का प्रयोग किया। ये स्टाइलिस्टिक्स है। उसके बाद हम प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। अब देखो सह का प्रयोग कर दिया, तो अब क्या है, जब आप पढ़ना शुरू कर रहे हो तो वो जो लघुपतनक नाम का जो कौवा है वो आपके ब्रेन में एक्टिवेटेड हो गया, वो ब्रेन में आपके चल रहा है, उसके बारे में सारे डिस्क्रिप्शंस आ रहे हैं। तो सह से कहा। अब अगली बार जो ये वाक्य बोलेगा तो सह का प्रयोग भी नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो जो एंटिटी है जिसके बारे में डिस्कशन चल रहा है वो आपके ब्रेन में एक्टिवेटेड है।
तो इसलिए अगला सेंटेंस आप देखना तो सह भी नहीं आएगा लघु पत्नक के लिए। तो दूसरा टेंस में देखो सह कदाचित, सह आ गया, सह दिख रहा है ना, सह कदाचित प्राण यात्रार्थम पूरा मुद्दे से प्रचलित है यावत पश्यति। अब देखो पश्यति को एक चाहिए ना देखने वाला, तो उसको ड्रॉप कर दिया। ये जो मैंने एक साई का चिन्ह लगाया हुआ है वो ये इंडिकेट करने के लिए कि यहाँ पे कुछ होना चाहिए था बट वो ड्रॉप हुआ है। तो वहां पर होना चाहिए कि यावत सह पश्यति, तो सह का प्रयोग नहीं किया क्योंकि वो आपके माइंड में इतना भरा हुआ है कि अब उसको बोलने की जरूरत नहीं है। और उसका प्रयोग ना करने से संस्कृत का जो व्याकरण है वो डिस्टर्ब नहीं होता। संस्कृत का व्याकरण वो स्ट्रक्चर अलाउ करता है। बहुत सारी जो भाषाएं हैं वो इसको अलाउ नहीं करती कि आप उसको ड्रॉप कर दीजिए, तो उसको एक्सप्रेसिवली बोलना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर पश्यति की जगह पे यावत सह पश्यति होना चाहिए था बट सह वाज ड्रॉप्ड। तावत जाल हस्ता अति कृष्ण तनु स्फुट चरण ऊर्ध्वकेशः यम किंकराकारः नरः सम्मुखः वपु। तो किसके सम्मुख हो गया? उसके समीप हो गया, है ना। तस्य सम्मुखः बभू, तस्य माने कोई एक व्यक्ति है, वही कृष्ण पत्नक है। ठीक है, तो उसके सम्मुख आ गया। तो यहां पर देखो षष्ठ्यंत जो पद है ना वो क्या हो गया? हाँ? अदृश्य, वो अदृष्ट हो गया। ठीक है, अच्छा जी। तो अब ये देखो, तो यहाँ पे मैंने आपको षष्ठ्यंत दिखा दिया और सह को भी दिखा दिया, है ना, कर्तृपद का आपको दिखा दिया। आगे चलते हैं। अर्थ तम दृष्ट्वा संकित मना विचिंतयत, उसको देख करके संकित मन से सोचा। किसने सोचा? उसने सोचा। सह विचिंतयत, तो देखो सह भी यहां पर होना चाहिए था जो ड्रॉप हो गया है ना। तो उस मैंने साई वाले फिगर से इसके सिंबल से मैंने आपको दिखाया है। तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट ड्रॉप का एग्जाम्पल है। अब देखो मेरे पास चिट्ठी आ गई है, समय बहुत कम है, अब जल्दी थोड़ा थोड़ा फास्ट चलेंगे। ठीक है, आप देखो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। संस्कृत का देखो, जो संस्कृत में जहां पे आप चतुर्थी लगाते हो उसी को लिंग्विस्टिक्स में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है, संस्कृत में जहां पर आप चतुर्थी लगाते हो और कहीं कहीं पर षष्ठी भी लगा देते हो वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की कोटि में आते हैं। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी ड्रॉप होता है और इनडायरेक्ट भी। तो अहम भासुरकम प्रकोप स्वबुद्ध्या अस्मिन कूपे पातिष्यामि, तो तम यहाँ पे ड्रॉप हुआ, उसको स्वबुद्ध्या तम अस्मिन कूपे पाति, उसको इस कूप में गिरा दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे तम ड्रॉप हुआ। तो देखो मैंने कर्म भी आपको दिखा दिया, अब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी दिखा रहा हूं। त्वम गांधर्वेण विवाहेन आत्मानं प्रयच्छ नोचेत शापम दत्वा सान्वयं ते पितरम भस्मसात करिष्यामि। रितेश जी नहीं है, उनकी किस्मत से वाक्य आया था। इसमें थ्रेट है। इसमें क्या है कि एक बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड से कह रहा है, मनाया पहले नहीं मानी तो धमकाया। धमकाना नहीं चाहिए, लिखा हुआ तुम्हें क्या है। तो उसने कहा कि गांधर्व विवाह से, गांधार विवाह सब लोग जानते हो ना, किसको नहीं पता गांधार विवाह? सबको पता। तो गांधार विवाह के द्वारा आत्मानम प्रयच्छ, अपने को दो, तो किसको दो? मह्यम प्रयच्छ, मुझको दो, है ना। तो चतुर्थ्यंत पद यहाँ पे जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे ड्रॉप हुआ है। तो त्वम गांधर्वेण विवाहेन मह्यम आत्मानम प्रयच्छ, मह्यम वहां पे होना चाहिए था। नो चेत, धमकाया उसने, शापम दत्वा सान्वयन्ते पितरम भस्मसात करिष्यामि। तो यहाँ पर दो पद यहाँ पे मिसिंग है। नो चेत अहम त्वाम शापम दत्वा सान्वयन्ते पितरम भस्मसात करिष्यामि इति। ठीक है, फिर आगे इसमें मैंने आपको नल पोजेसिव में पहले भी दिखा दिया, यहाँ पर भी है। तो ये है। अब देखो कहीं कहीं पर क्या होता है कि एक साथ एक ही सेंटेंस में कई सारे नल ड्रॉप हो सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल है, त्वाम दृष्ट्वा दूरतः अपि चौर सिंह प्रविष्टा स्वम दुर्गम। तुमको देख करके दूर से ही वो जो चोर शेर है अपने दुर्ग में घुस गया। तद आगच्छ, तो तुम आओ। यहाँ पे देखो कर्तृपद ड्रॉप हुआ है। अब जो U3 लिखा हुआ है ना, अटरेंस थी, वहां पर देखो, वहां पर 3 साई के सिंबल्स हैं। ये दर्शयामी, तो यहाँ पर देखो 3 अदृष्ट पद एक साथ हैं। तो इसका मतलब है येन अहम तुभ्यम तम दर्शयामी,
सो दैट आई शो द लायन टू यू, है ना। तो येन अहम त्वाम, येन अहम त्वाम तम दर्शयामी। तो यहाँ पे ये 3 एक साथ ड्राफ्ट हुए हैं। तो ऐसे है। अब इसके लिए एल्गोरिदम बनाना है। तो एल्गोरिदम जब ये आपकी लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग दुरुस्त होगी तभी तो एल्गोरिदम बना पाओगे। तो पहले तो लैंग्वेज को समझना पड़ेगा। तो वो समझने की हमने कोशिश की, और वो जब एल्गोरिदम बनाओगे तो ईएल पोस्ट से, जिसकी गिरीश सर सुबह चर्चा कर रहे थे, और हमारा टैग सेक्रेटरी वेबसाइट पे अवेलेबल है, उससे डेटा टैग किया हुआ है, उसकी मदद से हम एल्गोरिदम बना सकते हैं और इसको कर सकते हैं। तो यूज ऑफ कोवर्ट प्रोनाउन इज ए प्रीडोमिनेंट फीचर ऑफ संस्कृत। Any or all arguments of a verb can be omitted. Due to rich morphology of Sanskrit, recovery of null subjects is easier. Null arguments other than subjects are to be detected by the semantic valency of the verb. So thank you so much. और आयोजकों को बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे अवसर दिया, और आप लोग भी इस अंतिम चरण में पूरे धैर्य से और पूरे रोचकता के साथ हंसते हुए मेरा साथ दिया। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, प्रणाम।